हेलो एवरीवन। तो मैं चंदन स्वागत करता हूँ आपका आपके पसंदीदा चैनल एम के मैथ सोल्यूशन में। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर के ऊपर मैंने पहले ही एक पार्ट बना के यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। पहले आप उसे देख लें, फिर आप इस पार्ट सेकंड को देखें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने देखा था रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जाना था, रासायनिक समीकरण व इनके नियम के बारे में जाना था, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, इन तीन अभिक्रियाओं तक जाना था। अब हमारी विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी तथा ऊष्मशोषी अभिक्रिया, यह तीन अभिक्रिया बची हुई हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि यदि इस चैप्टर में जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वह सब कुछ इम्पोर्टेंट है, हम सब इम्पोर्टेंट ही आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। इसे इम्पोर्टेंट ना समझने की गलती मत करना, नहीं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। इसमें फालतू की चीज़ कुछ नहीं है। अब कुछ बच्चे कहेंगे गुरुजी हमारी किताब में तो और ज़्यादा संयोजन अभिक्रियाओं के प्रकार दिखा रखे हैं, कई तरह की संयोजन अभिक्रियाएं दिखा रखी हैं। तो बच्चों, मैं बता देता हूं कि ये केवल मैंने यहाँ इम्पोर्टेंट पढ़ाई है जो आपकी पेपर में आएंगी। फालतू की कोई अभिक्रिया समीकरण मैंने आपको नहीं पढ़ाई है। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारा एक एम के मैथ सोल्यूशन नाम का व्हाट्सएप पर भी चैनल है, जिसे आप फॉलो कर लें, जिसका लिंक मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, उस चैनल पर हमारी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन और जो हम पढ़ाते हैं आप लोगों को उसके PDF नोट्स, सभी चीज़ उस चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगी, इसीलिए उसे फॉलो ज़रूर कर लें। और प्यारे बच्चों, हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, जिससे कि आपके दोस्त भी 2025 में होने वाले बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स ला सके। और प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यह एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक विस्थापन अभिक्रिया की तरफ। तो हम अपने अगले टॉपिक विस्थापन अभिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो प्यारे बच्चों, हम विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो हम विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा देख लेते हैं। पहले विस्थापन अभिक्रिया की क्या परिभाषा होती है। जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तब उस अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ इस तरीके से समझिए कि हमारा कोई अधिक क्रियाशील तत्व A है और प्लस हमारा कोई कम क्रियाशील तत्व B है जिसका यौगिक C है। जब इन दोनों में रिएक्शन होगी तो A कम तत्व वाले को विस्थापित करके उसके यौगिक के साथ अपना एकल विस्थापन कर लेगा। कुछ इस तरीके से AC प्लस B हमारा विस्थापित होकर आ जाएगा। तो ये है अधिक क्रियाशील। A हमारा अधिक क्रियाशील है और B कम क्रियाशील तत्व है। इसीलिए A B को विस्थापित कर कर B की जगह ले लेगा। यहाँ आ जाएगा हमारा AC प्लस B। चलिए इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। हमारा पहला उदाहरण हो जाएगा
कि जिंक की अभिक्रिया करा रहे हैं हम कॉपर सल्फेट में। जिंक जो है वह अधिक क्रियाशील है कॉपर की तुलना में, तो इसीलिए जिंक कॉपर को विस्थापित करेगा और कॉपर की जगह ले लेगा, इसीलिए हमारा बन जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर हमारा अलग हो जाएगा कुछ इस तरीके से। Zn प्लस CuSO4 की अभिक्रिया होगी, यानी कि जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमारा जिंक सल्फेट निकल के आ जाता है ZnSO4 और कॉपर हमारा अलग हो जाता है Cu। तो प्यारे बच्चों, अभी ये आपके सिर के ऊपर से जा रहा होगा। इसे पढ़ने के लिए आपको एक चार्ट याद करना होगा। उस चार्ट को मैं आपको दिखा देता हूं। तो वह चार्ट कुछ इस तरीके से है। और ट्रिक है, कल्लू ने कार मांगी आज। कार मांगी आज, जिसका फूटा शीशा, PD का मतलब लेड मतलब शीशा, जिसका फूटा शीशा हमारी कार हिल गई आज। हिल गई आज। कल्लू ने कार मांगी आज। कल्लू ने कार मांगी आज, जिसका फूटा शीशा हमारी कार हिल गई अभी आज। तो बच्चे, ये हो जाएगी हमारी शॉर्ट ट्रिक इस चार्ट को याद करने की। कल्लू ने कार मांगी आज, जिसका फूटा शीशा हमारी कार हिल गई अभी आज। तो प्यारे बच्चों, इसकी PDF मैं अपने WhatsApp चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से इसे देखकर पढ़कर याद कर लेना। हमारे WhatsApp चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके हमारे WhatsApp चैनल को भी फॉलो कर लेना। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके और आगे उदाहरण देखते हैं। बच्चों, आपने एक बात नोटिस करी, जो ये के पोटेशियम है, यह सबसे ऊपर बैठा हुआ है, यानी कि सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। यदि हम इससे किसी भी तत्व की अभिक्रिया करवाएंगे तो वह अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि यह सबसे अधिक है। तो इसी तरह हम अपना एक और उदाहरण देखते हैं। Fe प्लस ZnSO4, इसकी हमारी कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि हमारा Fe जो है वह चार्ट में वह Zn से नीचे है, तो इसीलिए इस तत्व के ऊपर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो चलिए, अब हम आपकी समझ में विस्थापन अभिक्रिया आ गई होगी एकदम बढ़िया तरीके से। तो चलिए, अब हम अपनी अगली अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, हम द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, डबल डिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो यह है जब अभिकारक यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लेता है, तब उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को अव्यय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको जर्नली समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से होती है। आयनों की अदला बदली हो जाती है इसमें। जैसे ये हमारे पास एक उत्पाद है AB और एक उत्पाद है CD, तो इसमें A+ का है, B- के आयन है।
और इसमें C माइनस के आयन है, D प्लस के आयन है। तो अब ये जब इनमें अभिक्रिया होगी, कोई रिएक्शन होगी, तो ये आपस में बदल जाएंगे। A जो है वह C के साथ अभिक्रिया करके AC बना लेगा, और B जो है वह D के साथ अभिक्रिया करके DB बना लेगा। तो प्यारे बच्चों, आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। तो हमारा उदाहरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा AgNO3 प्लस NaCl। तो हमारा AgCl के साथ क्रिया करके AgCl बना लेगा, और NO3 Na के साथ अभिक्रिया करके NaNO3 बना लेगा, NaNO3 बना लेगा। जहां हमारा Ag जो है वह है हमारा प्लस का, और NO3 माइनस का, और इसमें Na प्लस का और Cl माइनस का। इस तरीके से अदला बदली करके ये अपने आयनों को बदल लेते हैं, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम अपना उदाहरण नंबर सेकंड देखते हैं। उदाहरण नंबर सेकंड है BaCl2 प्लस Na2SO4। तो BaSO4 के साथ क्रिया करके BaSO4 बना लेगा। यह एक अपक्षेप होता है। अपक्षेप के लिए तीर का निशान नीचे की तरफ रखते हैं, और Cl2SO4 के साथ क्रिया करेगा, नहीं, Cl2NO2 के साथ अभिक्रिया करके NaCl2 2NaCl बना लेगा। तो इनके नाम कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। ये है हमारा बेरियम क्लोराइड, ये है सोडियम सल्फेट, और ये है बेरियम, तो बन के आ जाएगा हमारा बेरियम सल्फेट, और ये सोडियम क्लोराइड। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ हमारा Ba के ऊपर +2 का चार्ज था, और SO4 के ऊपर -2 का चार्ज था, और हमारा Cl के ऊपर -1 का चार्ज था, और Na के ऊपर +1 का चार्ज था। इन चार्जों को भी याद कर लेना, क्योंकि यह आगे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको यह उदाहरण समझ में आ गया होगा, और द्विविस्थापन अभिक्रिया भी समझ में आ गई होगी। तो हम इस अभिक्रिया को, इस उदाहरण को एक और उसमें जोड़ सकते हैं। यह अपक्षेपण अभिक्रिया में भी उदाहरण काम कर सकता है। इसे अब हम अपक्षेपण अभिक्रिया में भी लगा सकते हैं। यदि आपको कहीं आपके सामने अपक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण पूछ लिया जाए, तो आंख मीचकर इस उदाहरण को लिख देना, यह एक अपक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण है। तो चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए पहले हम ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी देख लेते हैं। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी, जैसे इनके नाम से ही पता चल रहा है, ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा को छोड़ रहा है, और ऊष्माशोषी यानी कि ऊष्मा को सोख रहा है, ऊष्मा को ले रहा है, ऊर्जा को ले रहा है। तो पहले हम इसे देख लेते हैं। अभिक्रिया ऊष्मा के परावर्तन के साथ पूरी होती है, यानी कि ऊष्मा के परिवर्तन के साथ यह अभिक्रिया पूरी होती है। ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर यह दो प्रकार की होती है। ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर दो भागों में बट जाती है। पहला हो जाता है हमारा ऊष्माक्षेपी। तो मैंने अभी आपको बताया ऊष्माक्षेपी, इसमें हमारी ऊष्मा निकलती है, यानी कि यह ऊष्मा को छोड़ती है, ऊष्मा को छोड़ती है, इसीलिए हम इसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और सेकंड नंबर पे हमारी हो जाती है ऊष्माशोषी।
यह ऊष्मा को सोखती है, इकट्ठा करती है अपनी तरफ, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है, ये ऊष्मा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो ये हमारी पहले भाग तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो हम पहले जानते हैं ऊष्मक्षेपी के बारे में। तो चलिए अब हम अपने ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया के बारे में आगे जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया के बारे में अब जान लेते हैं कुछ थोड़ा बेसिक सा। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी हमारी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जब हमारा कोई उत्पाद बनता है, जैसे हमारा कोई अभिकारक यानी कि जब हमारा कोई अभिकारक ए है और कोई बी है, हमारा ये दो अभिकारक हैं और इनसे एक उत्पाद बन रहा है ए बी, और इससे ऊर्जा निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है मतलब कि, तो ये हमारी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये हमारी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। इसी अभिक्रिया में ऊष्मा की मात्रा को दाईं ओर प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। हाँ, इसी अभिक्रिया में ऊष्मा को प्लस चिन्ह के साथ दाईं ओर लिखा जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। बच्चों, इस बात को थोड़ा ध्यान से नोट कर लेना कहीं अपनी कॉपी पर, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, कभी कभी आपको चौंकाने के लिए, आपके नंबर काटने के लिए, या आपको आपका दिमाग में कोई गड़बड़ पैदा करने के लिए। तो इसीलिए इसे याद कर लेना, इसे कहीं नोट कर लेना। तो अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। हमारा उदाहरण हो जाएगा कार्बन का वायु में दहन। तो देखते हैं C+O2, O2 के बिना अभिक्रिया नहीं होने की है। मैंने आपको पहले ही बताया था, पार्ट 1 में बताया था कि अगर किसी चीज़ का दहन हो रहा है तो वहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए हम O2 लगा लेंगे। C+O2 हमारा हो जाएगा CO2। हमारा क्या बन जाएगा? ये CO2। और मैं आपको बता देता हूँ कि एक रिसर्च के मुताबिक, मतलब कि एक प्रैक्टिकल में यह देखा गया है कि जब हम कार्बन को वायु में दहन करते हैं यानी जलाते हैं, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनती है, उसके साथ प्लस 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलती है। यह प्रैक्टिकल के बाद निकल के आती है ऊष्मा, जो हमारी निकलती है उससे 94 किलो कैलोरी। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये 94 किलो कैलोरी का मतलब हो जाएगा 94,000 कैलोरी। हमारी 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होती हैं। आपको यह बात समझ में आ गई होगी। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, यदि आपको एग्ज़ाम में किसी की भी ऊष्मा की कैलोरी याद नहीं आ रही, तो बस वहाँ खाली ऊष्मा लिख के छोड़ दें, एग्जामिनर पूरे नंबर दे के जाएगा, आपका एक नंबर नहीं कटेगा। यदि आप वहाँ कोई गलत संख्या लिख देते हैं तो आपके नंबर कट सकते हैं, लेकिन आप खाली ऊष्मा लिखे आएंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो चलिए अब हम अपनी अगली अभिक्रिया ऊष्मक्षेपी तो हमने पढ़ ली। ऊष्मशोषी अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो हम पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। हमारी इसकी परिभाषा हो जाएगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी कि जिसमें उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़े। जैसे कि हमारा कोई
उत्पाद सी है प्लस डी है, ये दोनों हमारी अभिक्रिया नहीं कर रहे। तो जब हम इसमें सूर्य का प्रकाश डालेंगे या कोई ऊष्मा देंगे तो हमारा कोई उत्पाद सी डी या डी सी बनकर आ जाएगा। हम यहाँ की जगह ऊष्मा यहाँ भी लिख सकते हैं माइनस के निशान के साथ, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। इससे एग्जामिनर कोई नंबर नहीं काटेगा, इससे आप परेशान नहीं होए। आवश्यकता होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा की मात्रा को दाईं ओर माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। तो चलिए अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं, आपको यह तो समझ में आ गया होगा। तो हमारा उदाहरण है N2 + O2। हमारा N2 कह रहा था ऑक्सीजन से कि हम नहीं करेंगे अभिक्रिया। जब इसको थोड़ी सी ऊष्मा दी गई तो इन्होंने अभिक्रिया की, बनाया NO2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड 2NO। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि इस अभिक्रिया को कराने के लिए एक एग्जाम्पल द्वारा निकाली गई ऊष्मा की मात्रा यानी कि इसमें 45 किलो कैलोरी ऊष्मा लगती है इस अभिक्रिया को कराने के लिए। जब तक हम इन दोनों को 45 किलो कैलोरी ऊष्मा नहीं दे देंगे तब तक यह अभिक्रिया नहीं होगी। इसीलिए इसे हम ऊष्मा को यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी। और मैंने अभी आपको बताया था कि यदि आपको यह कोई कैलोरी याद नहीं आ रही है तो आप वहाँ बस खाली ऊष्मा लिखकर छोड़ आइए, एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे देगा। आपको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया समझ में आ गई होगी प्यारे। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट के सारे टॉपिक बता दिए हैं। अब इसका बहुत जल्द पार्ट 3 आएगा जिसमें हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो यह वीडियो आपको पसंद आई हो और यह आपके पढ़ने में मददगार बनी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वह भी 2025 में होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप कर सकें हमारे चैनल से पढ़कर। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि जो ये मैंने अभी सारा पढ़ाया है इसकी PDF आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल MK मैथ सॉल्यूशन पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से जाके हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें और इस PDF द्वारा अपना सारा काम कंप्लीट कर लें, इसे पढ़ लें। तो इसका पार्ट इस आपकी विज्ञान की चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 3 जल्दी आएगा जिसमें हम सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। और हाँ मैं कोशिश करूँगा कि उस क्लास को मैं लाइव लेके आऊँ क्योंकि आपकी रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर आऊँ जिसमें आपके मैं डाउट भी क्लियर कर सकूँ। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।